हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडीएस का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। और अप्रॉक्स हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा, इस लेक्चर वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें हम जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका यूज़ लगेगा आपको। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो 5 मार्क्स में 99% चांसेस होते हैं आएंगे, तो उसमें इसका यूज़ लगेगा। तो बहुत बार हमने ये जो ग्राफ है बनाया, जिसमें क्या है, ये एस हो गया, ये ए डी हो गया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डी इक्वल टू ए एस हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ए एस बनाया गया है, ये ए डी है, ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, ये जो O और ये Q है, OQ level of output, all those who are willing to work at a prevailing wage rate are able to find employment, no involuntary employment। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि ADAS जहाँ पे इक्वल है ना, देखिए हम पहले भी, एक सेकंड पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, हम दो अप्रोच पढ़ के आ चुके हैं, एक था ADAS अप्रोच और दूसरा था SI अप्रोच, ठीक है। ADAS अप्रोच में देखा था जहाँ आप AD और AS क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए उतने लोगों को मिल रहा होता था। इसमें भी फिर हमने दो केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, एडी ज़्यादा था, एएस कम था, और दूसरा केस क्या था, एडी कम था, एएस ज़्यादा था, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा था, बहुत लोगों की जॉब जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था, बहुत लोगों की जॉब जा रही थी। क्यों? सप्लाई ज़्यादा है, यानी स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है ना, यानी प्रोडक्शन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, डिमांड ऑलरेडी कम है। तो आप नया हायरिंग तो करेंगे नहीं, उल्टे जो लोग बचे हुए हैं और प्रोडक्शन का काम हो नहीं रहा है, तो उन लोगों की नौकरी क्या होगी, जाएगी। इस केस में क्या हो रहा था, सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, जॉब्स हमें देने होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, क्योंकि सप्लाई हमारा क्या है, कम है। तो और इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था, यानी यहाँ से जॉब बढ़ते बढ़ते हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे थे, और यहाँ पे अगर है हम, तो यहाँ से नौकरी जाना शुरू हो रही थी और हम यहाँ पे पहुंच रहे थे। होप आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट 2 देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि AD इक्वल टू एस व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना डिमांड होना चाहिए ना, ये देखिए, ये ADS का ये पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन जितना होना चाहिए ना उससे कम है, यानी हम बोल सकते हैं हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली या एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए। और इसी का केस होता है, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट को बोलते ही क्या है, पहले ये समझ लेता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो स्टेज है, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल है ना, जो आप पोटेंशियल आपकी है, उससे आप नीचे का वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई PhD पर्सन है, वो क्लर्क का जॉब कर रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज जो पर्सन हमारे देश के लिए प्रोफेसर का वर्क कर सकते थे, वो आज एक क्लर्क का काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सेम केस यहाँ पे, तो एडी जितना होना चाहिए था उतना तो है नहीं, उससे कम है। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, यानी कि जो आपका आउटपुट होगा ना, वो क्या होगा, डिटोरिएट होगा, कम होगा, ठीक है। जो आउटपुट जितना जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे आउटपुट भी जनरेट होता है, तो वो आउटपुट आपका क्या होगा, कम जनरेट होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन रहा है, यानी कि जो लोग हैं वो अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहली बात, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट एस का हो गया, ये पॉइंट AD का हो गया, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, क्योंकि यही देखो, कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम अगर हमने बना दिया है, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, नौकरी जितने लोगों की मिलनी चाहिए उतने लोगों को नौकरी मिल रही है, तो अब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। या जैसे अगर मैं इसका अच्छा एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये फैन है, आपने बोल दिया कि अगर ये फुल्ली तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो 10 आवर्स चलेगा, तो जाहिर सी बात है ना, अब 10 आवर्स से ज़्यादा चल ही नहीं सकता, यही इसकी फुल कैपेसिटी है। तो हमारा जो AD इक्वल टू AS होता है, ये हमारी फुल कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा अब इंप्लॉयमेंट जनरेट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन बनी हुई है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो क्या होता है, इस सिचुएशन में बस इन्फ्लेशन बढ़ता है या प्राइसेस चीज़ों के बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, इस सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ेंगे, इंप्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए
तो ये देख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का हो गया जहां फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। और ये जो हम ग्राफ्स अभी पढ़ रहे हैं ये एम्प्लॉयमेंट के सेंस से पढ़ रहे हैं, मैं और भी चीजें बता दे रहा हूं बट हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के सेंस से। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, देखो इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी ये पॉइंट ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, यानी अब कोई आइडल कैपेसिटी नहीं कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। इंक्रीज इन एडी बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट विल लीड टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जिसे हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। देयर विल बी नो राइज इन आउटपुट, तो आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली तरीके से एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, इससे ज्यादा आप वर्क नहीं करा सकते और वो होगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये जो क्वेश्चन है, अब मैं आपको पहले ही एक हिंट दे रहा हूं, दो केसेस हमें पढ़ने, एक पढ़ना है एक्सेस डिमांड का केस, एक पढ़ना है डेफिशिएंट डिमांड का केस। नॉर्मल शब्दों में समझिए, एक्सेस डिमांड है यानी ये डायग्राम का यूज होगा, ठीक है ना, इस डायग्राम का यूज होगा। और जहां डेफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे वहां इस डायग्राम का यूज होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ाना या समझाना मुझे जरूरी था। ठीक है, दूसरी बात समझिए, इकोनॉमी में हमेशा क्या होता है, इकोनॉमी जनरली इक्विलिब्रियम में तो रहेगी नहीं, या ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है। तो पहला केस बनता है एक्सेस डिमांड का, यानी डिमांड ज्यादा है, और दूसरा केस बनता है जहां डिमांड कम है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट में एडी ज्यादा है, एएस नॉर्मल है या कम है। दूसरे केस में क्या है, एडी कम है और एएस ज्यादा है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। अब जनरली मैं बता रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और आपको खुद पता चल जाएगा एग्जाम में क्या आने वाला है। आप अपने इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को देखिएगा और ये सोचिएगा अभी इकोनॉमी में पैटर्न कैसा चल रहा है। अगर पैटर्न एक्सेस डिमांड का चल रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक्सेस डिमांड के। जैसे कोविड का पीरियड था, जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, कोविड के पीरियड में क्या था, डेफिशिएंट डिमांड का, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा था, तो डेफिशिएंट डिमांड का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चलता है जनरली जो सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस, एडी क्या है, एएस से ज्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। क्या बनता है, वो डायग्राम हम देखेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इट रेफर्स टू द गैप विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल इक्विलिब्रियम, यानी जितना एडी होना चाहिए था उससे ज्यादा एडी हो गया है, इन दोनों के बीच का ही गैप को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, पहले अब समझते हैं कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड बढ़ क्यों रहा है, एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं राइज इन प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मीनिंग आप जान चुके हैं, एबिलिटी टू कंज्यूम, यानी लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग। ठीक है, कंजप्शन मोर कर रहे हैं यानी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड रिडक्शन इन टैक्सेस, अब जैसे ही टैक्स रिड्यूस होगा प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। अब इसको भी चाहूं तो मैं दो चीजों से बता सकता हूं, एग्जांपल से देख लीजिए। इनकम टैक्स है, मान लीजिए आपके फादर वो 40,000 का टैक्स लग रहा था, अब 20,000 का टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पैसा उनका ज्यादा खर्च हो रहा था, तो मान लीजिए वो आपको 100 रुपए का पिज्जा खिलाते थे, अब यहाँ पे उनका 20,000 रुपये बच गया, तो अब वो तुमको 2,000 का पिज्जा खिला रहे हैं। तो 2,000 का जब पिज्जा खिला रहे हैं और 20,000 रुपये बच गया, तो हो सकता है वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। या फिर अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाए हम, जैसे मान लीजिए जीएसटी है, मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी थी, ठीक है ना, बाइक पे आपको जो टैक्स लग रहा था मान लीजिए 20,000 लग रहा था पहले, अब मान लीजिए 5,000 ही लग रहा है, 15,000 रुपये बच गए, तो आप क्या करोगे, आपके पापा आपको मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे तो डिमांड बढ़ रहा है मिठाई का। ठीक है, तो जैसे ही टैक्सेस कम होते हैं प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम जो होते हैं, प्राइसेस जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही सस्ते होंगे आप डिमांड ज्यादा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे वही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि गवर्नमेंट मान लीजिए 10,000 करोड़ का ब्रिज बना रही है, अब जैसे ही उन्होंने इन्वेस्ट किया 10,000 करोड़, अब इससे बहुत लोगों की इनकम बढ़ेगी, जितने लोगों की इनकम बढ़ रही है, जो जेई है, मान लीजिए लेबर है, सबको तो पैसा कमाने का मौका मिला। अब पैसा आएगा तो जानते हैं आप पैसे का क्या काम होता है, या तो आप उसका कंजप्शन करते हैं या तो उसका सेव करते हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है, एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉल इन इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जो चीज हम बाहर भेजते थे, सॉरी गलत हो गया, बाहर से जो चीजें हम मंगाते थे, ठीक है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया, और डोमेस्टिक गुड्स हम ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि हम अपने कंट्री के गुड्स को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो हमारे कंट्री का जो डिमांड होगा गुड्स का वो बढ़ रहा है। ठीक है, देखो इंपोर्ट, इस चीज को ऐसे समझा देता हूं, पहले मैं इसको मिटा दूं।
देखिए इंपोर्ट अगर बढ़ता भी ना, आप ये समझो अगर इंपोर्ट ज़्यादा राइज भी हो रहा है तो ये जहां से ये प्रोडक्ट आ रहा है उस कंट्री के गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, हमारे कंट्री के गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा डोमेस्टिक गुड्स अगर ज़्यादा सेल होगा तो हमारे कंट्री का डिमांड जो उस प्रोडक्ट का है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइज इन एक्सपोर्ट्स, हम चीज़ों को ज़्यादा भेज रहे हैं, अब ज़्यादा भेज रहे हैं यानी बाहर हमारे सामान या प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बिक रहे हैं, ज़्यादा वो बिकेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास मनी आ रहा है, मनी आएगा तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इसके वजह से भी एक्सेस डिमांड हो रहा है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था, ये ROI जो है इंटरेस्ट है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए पहले था 20% पे हमें लोन मिल रहा था, ठीक है, किसी चीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 20% था, अब वो 10% हो गया, तो हम लोन ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लेके पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का क्या है, डिमांड ही है ना, आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तो फिर उससे बहुत लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे भी एक्सेस डिमांड हो रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, न्यूज नोट्स प्रिंट हुए, अब गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, खर्च करेगी, खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, इससे भी एक्सेस डिमांड होगा, ठीक है। अब डायग्राम को देखते हैं। अच्छा 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप बताइए, कुछ रीजंस आपको देने होते हैं, डायग्राम बनाना होता है और इम्पैक्ट भी बताना होता है, ठीक है। ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैं प्रोटोटाइप भी यहाँ बगल में बना देता हूँ। मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, पहले हमने नॉर्मल डायग्राम जो बनाया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, सो पहले मैंने AS बना दिया, 45 डिग्री लिख दिया, ये मेरा AS तैयार हो गया, मैंने AD बना दिया, ठीक है, ये मेरा AD हो गया, ये अब नॉर्मल AD था, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो ये मेरा AD1 हो गया, ठीक है ना, C+I+ चेंज इन आई हम लिख रहे हैं, चेंज इन आई यानी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, और मैंने बताया था ना इकोनॉमी में इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ते हैं कि ऑटोनोमस हम ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो बहुत लोग जो डिमांड कर रहे हैं इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा AD एक्सीड कर गया, तो ये पॉइंट बढ़ के ये जो पॉइंट है यहाँ पे सामने जो आएगा, ये पॉइंट दोनों देखो यहाँ मैंने बना दिया साफ सुथरा, ये जो है ये पॉइंट F और E या EF बोल सकते हैं, ये आपका शो कर रहा है इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये बढ़ के यहाँ चला गया, ठीक है। चलिए ये यहाँ लिख दिया फिगर एक्सेस डिमांड एंड, और ये IOE का मतलब क्या है, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ AD। चलिए इम्पैक्ट क्या हो रहा है एक्सेस डिमांड का, आउटपुट में कोई चेंज होगा नहीं, वही वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि ऑलरेडी हम इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं, इससे ज़्यादा अब आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जितने लोगों को नौकरी चाहिए थी उतनी मिल रही है, सही एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अब बढ़ा ही नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये एम्प्लॉयमेंट वाला हमारा पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगा। प्राइस पे क्या असर होगा, हाँ ये एक होता है जो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, तो AD ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है डेफिशिएंट डिमांड, अब डेफिशिएंट डिमांड क्या है, यानी AD कम होगा हमारा और AS क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। It refers to a situation when AD is less than AS corresponding to full employment level of output in the economy। इसके वजह से डिफ्लेशनरी, D for deficient, D for deflationary gap, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप रिफर्स टू वही एक्चुअल AD जो है वो फॉल्स कर गया है, शॉर्ट ऑफ AD रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे क्या हो गया, वो नीचे आ गया, ठीक है ना, तो इसके वजह से क्या बन रहा है, डेफिशिएंट डिमांड। रीजंस क्या क्या है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब ये कोविड का पीरियड, अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप सीधा याद कीजिएगा कोविड का पीरियड, तो कोविड में हम क्या कर रहे थे, कोई गाड़ी खरीद रहा था, कोई जमीन में इन्वेस्ट कर रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं होता था, हम लोग अपना पैसा अपने पास सेव रखे हुए थे कि कल कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो हमारे पास पैसे रहने चाहिए, तो हम कंजप्शन बहुत कम कर रहे थे, ठीक है, तो पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग। इंक्रीज इन टैक्सेस अगर हो जाए, टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, अब वही फादर वाला एग्जाम्पल याद करो, पहले आपके फादर 20K दे रहे थे, अब 40K दे रहे हैं, तो पैसा उनका तो ज़्यादा जा रहा है, टैक्स में ज़्यादा जा रहा है, तो घर में तुम्हें मिठाई तो खिलाएंगे नहीं, तो मिठाई खिलाएंगे नहीं तो मिठाई का तो डिमांड कम हो गया, ठीक है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ब्रिज नहीं बना रही है, गवर्नमेंट ब्रिज नहीं बनाएगी तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड इज राइज इन इम्पोर्ट, अब ये देखो कॉन्सेप्ट समझो, ये इंडिया है, मान लीजिए कोई बाहर का BMW, आप BMW खरीद रहे हैं,
तो बात समझिए, BMW हमारे कंट्री की कार नहीं है, तो ये जिस कंट्री की कार है, अब उस कंट्री में इस गुड का डिमांड बढ़ रहा है या इस कार का डिमांड बढ़ रहा है, तो वो वहां काउंट करेंगे। हमें कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है, उस कंट्री को फायदा हो रहा है, ठीक है ना। जो लिख दिया है तो आपके व्हाट्सएप लैंग्वेज में बाहर की चीजें डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक, अब जाहिर सी बात है, BMW खरीद रहे हैं तो इंडिया की कार तो खरीद नहीं रहे हैं, तो हमारे डोमेस्टिक गुड का क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है, ठीक है। और हम तो पढ़ ही रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कैसे कैसे किन किन रीजन की वजह से घट रहा है। नेक्स्ट इज फॉल इन एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, हमारे घट रहे हैं। अब मैं पहले ज्यादा सामान भेज रहा था आउटर वर्ल्ड में, लोग परचेज कर रहे थे, अब कोई खरीद ही नहीं रहा है मेरा प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं घर वालों को कैसे समझाऊंगा या घर वालों को क्या खिलाऊंगा। जाहिर सी बात है, पैसे पहले ज्यादा आ रहे थे तो मैं डिमांड ज्यादा कर रहा था, अब पैसे कम आ रहे हैं तो मैं कंजप्शन कम करूंगा, दाल रोटी खाऊंगा, ठीक है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो मैं लोन लूंगा नहीं, और ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीजन है डेफिशिएंट डिमांड के। चलिए अब देखते हैं डायग्राम इसका। ये देखिए प्रोटोटाइप बनाता हूं, सेम है, AS बना दिए, ये AD बना दिए, AD से क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है, तो ये मेरा नीचे की तरफ बन गया, ठीक है। अब ये लाइन हमने क्लिक किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गैप हो गया, ठीक है। ये हमारा AD था C+I वाला, इस बार क्या हो गया है, AD1 लिख दे रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, घट गया, ठीक है। AD क्या हो गया, AD1 जो है हमारा, इसमें इन्वेस्टमेंट या जो डिमांड हम बोल रहे हैं, डिमांड हमारा घट गया, ठीक है। ये हमारा AS हो गया, 45 डिग्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारी चीजें आप डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, होप कर रहा हूं आपको कोई प्रॉब्लम या समझने में दिक्कत नहीं हो रही। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अब बात समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिशिएंट डिमांड का, यानी AD कम है, AS ज्यादा है, यानी सप्लाई ज्यादा है, तो आपके पास जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। अब क्या प्रोडक्शन आप करोगे, तो नहीं सर, ऑलरेडी मैं सप्लाई में बना के रखा हुआ हूं। उल्टा लोग जो पीपल हैं वही डिमांड नहीं कर रहे, तो डिमांड नहीं कर रहे तो आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो लोग, जिन लोगों को आपने रखा था प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी जॉब जाएगी, उन्हें आप बाहर निकालोगे कि भाई जब मेरे पास ऑलरेडी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन के तैयार हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्यों रखूंगा, जब प्रोडक्शन करवाना होगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग नौकरी छोड़िए और घर पे जाके आराम कीजिए, तो यहाँ इसलिए लिख दिया है नौकरी उनकी जाएगी। प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, AD कम है, AS ज्यादा है, तो प्राइस आपका क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी मेजर्स में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं इसको। कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बस आपको याद करना है। अगर बाई चांस, यहाँ मैंने बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को लिख दिया है, अगर बाई चांस प्रॉब्लम होती है मैं सोर्स बता दूंगा, वहाँ डिटेलिंग में चीज़ें बताई हुई हैं, ऐसे यहाँ पे भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसको। यानी कि क्या, अब जाहिर सी बात है, इकोनॉमी में हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी एक्सेस डिमांड का केस हो सकता है या डेफिशिएंट डिमांड का, तो हमें इसे करेक्ट करना है, सही करना है। तो सही करने के लिए हम कैसे सही करते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारी फिजिकल पॉलिसी और दूसरी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में क्या है, एक होती है हमारी रेवेन्यू पॉलिसी और दूसरी होती है हमारी एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसी को हम बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसी। केस क्या है, एक्सेस डिमांड का केस है। क्या चीज का केस है, एक्सेस डिमांड, यानी मैं बोल सकता हूं इसमें सर AD ज्यादा है, AS कम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, यानी जो गवर्नमेंट है वो पैसा कम खर्च करेगी, क्योंकि बात समझिए ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट पैसा कम खर्च करेगी, पैसा कम खर्च करेगी तो जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके पास पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो वो लोग डिमांड कम करेंगे, तो धीरे धीरे हम इस सिचुएशन से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अपोजिट केस है डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, DD लिख दे रहा हूं, यानी यहाँ AD ही कम है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं और सप्लाई बन के रेडी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा करेगी, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनवाएगी, ठीक है, ब्रिजेस बनवाएगी, बहुत लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो क्या होगा, हम जो डेफिशिएंट डिमांड के केस से हैं बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोग अब डिमांड करने लगे हैं, लोगों के पास पैसा जाने लगा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है रेवेन्यू पॉलिसी,
इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। रटना कुछ नहीं है, आप समझ के चलेंगे, आपके लिए सारी चीजें इजी है। रेवेन्यू पॉलिसी यानी यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड है। अब ये समझते हैं केस क्या है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड यानी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अगर मैं टैक्स बढ़ा दूं, ठीक है, टैक्सेस को क्या कर दूं, मैं बढ़ा दूं। यानी मान लीजिए पहले आपका 20K लग रहा था, अब 60K लग रहा है, तो 40,000 जो आपके पास बचा हुआ है जिसको आप खर्च करते, वो तो मैंने टैक्सेस के फॉर्म में ले लिए। टैक्सेस के फॉर्म में जैसे ही ले लिया तो आप क्या करोगे, आप डिमांड कम करोगे, क्योंकि जो 40,000 आपके पास रहता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते, आप क्या करेंगे, आप खर्चा कम करेंगे। ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगा। देखो एक्सेस डिमांड के केस में हमें करना ही क्या है ना, डिमांड को कम करना है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी से करो या फिजिकल पॉलिसी से करो। और वही डेफिशिएंट डिमांड है, यानी डिमांड की कमी है, तो हमें लोगों के जेब में पैसा देना है। अब जेब में पैसा देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खुद डिमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एडी कम है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, तो हम टैक्सेस को कम कर दिए। ठीक है, अब यही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 60,000 आपका खर्च हो रहा था, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस घटा दिया, 20,000 ही आपको टैक्स देने पड़ रहे हैं, 40,000 बच गया ना। तो 40,000 बढ़ गया तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। डिमांड करोगे तो जो हमारी इकोनॉमी डेफिशिएंट डिमांड के केस में है उससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड क्या है आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये अच्छा, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में मिल जाएगा। अगर यहाँ समझ में बाई चांस नहीं आया तो, मुझे लगता तो नहीं है कि नहीं समझ में आया हुआ, अगर बाई चांस नहीं आया तो गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में भी ये चीज़ जाके समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये भी कवर है आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि आरबीआई अगर एक बार इनका रेट्स बढ़ाएगा या घटाएगा तो पूरे कंट्री के जो बैंक्स हैं उन पे ये अप्लाई हो जाएगा। क्वालिटेटिव क्या है, किसी स्पेसिफिक एरियाज के लिए लगाए जा सकते हैं, स्पेसिफिक बैंक्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो क्वांटिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था, बैंक रेट, रेपो रेट, ओएमओ, एलआरआर, इसी में दो चीजें होती थी, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, अब ईडी का केस है। अब ये कॉन्सेप्ट वापस से याद कीजिए, मैंने वहां पढ़ाया था कि डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, डिमांड जो लोग ज्यादा कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इनके पैसे को कम करना है। यानी आरबीआई अपने रेट्स को अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे। लोन्स महंगे होंगे तो पीपल लोन्स लेंगे नहीं, लोन लेंगे नहीं, उनके पास पैसा नहीं जाएगा तो वो डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो हम एक्सेस डिमांड के केस से बाहर आ जाएंगे। अपोजिट इसके क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड में आरबीआई क्या करेगा, अपने रेट्स को घटा देगा। आरबीआई जैसे ही रेट्स को घटाएगा लोन और सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते होंगे, लोग लोन लेंगे, लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, लोग डिमांड करेंगे, जैसे ही लोग डिमांड करने लगेंगे हम डेफिशिएंट डिमांड के केस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ऐसे डिटेलिंग में देखना है तो आप एक बार जाके मनी एंड बैंकिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा है, बैंक रेट में हमने क्या किया, रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, लोन महंगे हो गए। अब एक ही स्टोरी में बार बार नहीं बोलूंगा, सारे में ऐसे ही हो रहा है। देखिए रेट्स बढ़ा दिए गए बैंक रेट के, बैंक रेट बढ़ा, बैंक रेट होता क्या है, जो लोन्स हम मोर देन 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। और इसमें होता क्या है, आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, सेम होता है रेपो रेट, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसमें भी हमने रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, लोन महंगे हो गए, लोन महंगे हो गए, पीपल लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे वो डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, अपोजिट इसका डेफिशिएंट डिमांड में, डेफिशिएंट डिमांड का केस चल रहा है इकोनॉमी में, आरबीआई अपने रेट्स घटा देगा, रेट्स घटाएगा, लोन सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे, पीपल लोन लेंगे, लोन लेंगे, उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, ये स्टोरी याद रखनी है, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओएमओ में क्या होता है, सेल और परचेज होता है। ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, इसमें भी क्या है, रेट्स को बढ़ा देंगे एक्सेस डिमांड के केस में और डेफिशिएंट डिमांड के केस में घटा देंगे। अब यहाँ पे भी ईडी डीडी है, इसमें तीन चीजें पढ़ी थी हमने, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा, मार्जिन जैसे ही बढ़ाएंगे लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोन्स महंगे हो जाएंगे, पीपल डिमांड नहीं करेंगे। डेफिशिएंट में क्या करेंगे, हम इस रेट्स को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, मोरल सिचुएशन में डिस्करेज करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। ठीक है, सेलेक्टिव में यानी कि जब एक्सेस डिमांड का केस है तो हम कुछ ही एरियाज में हम क्रेडिट को बांटेंगे, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो हम हर तरीके के एरिया, जैसे लाइक कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, हर तरीके के लोन्स को बांटेंगे। ठीक है,
लोन्स को बांटेंगे, उनके पास पैसा जाएगा, वो डिमांड करेंगे वो, तो धीरे धीरे हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड की जो इकोनॉमी है उससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने ये टॉपिक लिया है, ऐसे जनरली आप ये समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक होता है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, एक्स एंटी यानी प्लांट। अब याद करो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था AD/AS अप्रोच में, और मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि प्लांट AD होना चाहिए और प्लांट AS होना चाहिए, इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा, प्लांट AD और प्लांट AS। ठीक है ना, तो एक्स एंटी यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है ना, यानी ये आपने प्लान किया और ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, सो अब याद करिए आपने SI अप्रोच पढ़ा था। ठीक है, उसी के बारे में दिया है S=I का अप्रोच। ठीक है, तो सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इनकम इन द इकोनॉमी, और I का मतलब क्या था, विच फॉर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, यानी सेविंग में हाउस होल्ड्स आते थे, इन्वेस्टमेंट में जो फॉर्म्स थे वो इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक्स एंटी का मतलब ही क्या है, प्लांट, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, प्लांट एस होना चाहिए और प्लांट आई होना चाहिए। ठीक है, अब रियलिटी में देखा जाए तो नॉट ऑलवेज इक्वल, बिकॉज क्यों नहीं इक्वल होते हैं। अब जो सेविंग हाउस होल्ड कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स कर रहे हैं, दोनों हमेशा दोनों अलग अलग पर्सन भी हैं, तो दोनों का जो वैल्यू है वो कभी बराबर होगा नहीं। दूसरी बात है, सेविंग हमेशा स्मॉल अमाउंट में की जाती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा बिग अमाउंट में की जाती है। सेविंग फॉर द फ्यूचर अनसर्टिनिटी के लिए करते हैं और इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। तो इसीलिए कभी भी देखो इकोनॉमी में जनरली इक्विलिब्रियम रहता है ही नहीं। ठीक है ना, हम पढ़ते जरूर हैं इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, S=I होना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचो क्या कभी भी इकोनॉमी में S और I हमेशा बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए ये फ्लक्चुएट करते हैं, कभी S ज़्यादा होगा, कभी I ज़्यादा होगा। जैसे AD/AS पढ़े हम लोग, तो कभी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, कभी एग्रीगेट सप्लाई कम होगा, कभी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो सकता है। एकदम इक्विलिब्रियम पे रहना वो एक अच्छा पोजीशन होता है, सही पोजीशन होता है, बट रहता नहीं है उस पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी, और जो हमारा प्लांट सेविंग है प्लस जो अनप्लांट सेविंग है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो इक्वल हो सकता है। सेकंड है रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। देख लीजिए, पहले ऐसे समझा दे रहा हूँ, ये जो है इसमें अगर ये दोनों हम ऐड करते हैं तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें है जो रियलाइज्ड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है आपका, उसमें अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट को आप जोड़ देते हैं तो आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हुआ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछिए। ठीक है ना, नोट्स आपको टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, और ये जो जैसे मैंने इस पे बनाया है वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, कभी कभी थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, सो इस नोट्स को भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है पढ़ाई रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, तो मेरी पर्सनल ID का भी मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। और देखिए, मैं जब ये पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, ऐसे इंडियन इकोनॉमी तो कंप्लीट हो गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, मैं सबका हर चैप्टर से ना 4-5 केस स्टडीज भी आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अब उस केस स्टडीज को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में वहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं या कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मैंने बोला एक वीडियो में बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि इंडियन इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा कि हूबहू वैसे ही क्वेश्चन जो डायरेक्ट 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं, उसका पूरा एक जिस्ट बना के मैं दे दूंगा। ठीक है ना, सो फर्स्ट मैं क्या करूंगा कि जितने भी इंडियन के और मैक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डायरेक्ट क्वेश्चन एक लेक्चर में बना दूंगा, और कुछ MCQs, और हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हो सकता है, अब एकदम सेम तो नहीं देगा CBSE, लेकिन एकदम एग्जैक्टली जो सेम हो सकता है, जैसा पूछ सकता है वैसा केस स्टडीज भी करा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा आराम से। ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम में भी टाइम है, ये सब मैं आपको अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, आपके फर्स्ट प्री बोर्ड से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, सो बाय, फिर मिलते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, गुड नाइट।